तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, क्योंकि कोरोना के हालात लगातार बुरे होते जा रहे हैं। हालांकि हमारे देश की आबादी करीब 1.5 अरब के आसपास है और 1.5 करोड़ कोरोना के मरीज़ हुए अब तक, जो पॉजिटिव केस थे हिंदुस्तान में। मतलब कुल आबादी का 1% भी पूरी तरीके से कोरोना से के चपेट में नहीं आया, लेकिन 1% आबादी भी अभी कोरोना के मरीज़ नहीं हो, उसके बावजूद हमारे पूरी देश की जो मेडिकल सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो आईसीयू है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये सारी व्यवस्था चरमरा गई है। बेड्स नहीं है, आईसीयू में जगह नहीं है, सिलेंडर की कमी हो रही है। तो सोचिए कि पूरी आबादी का सिर्फ 1%, पूरी तरह से भी 1% भी कोरोना का शिकार नहीं हुआ, ये हालत है। अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा? तो इसीलिए बार बार आगाह कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और जितना बच सकें बचने की कोशिश कीजिए। अब आज की कहानी पर आते हैं। क्राइम की दुनिया में जो कत्ल है, कत्ल के केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे कत्ल के मामले आए जिनको सुनने के बाद इंसान चौंक उठता है। अपनी क्राइम रिपोर्टिंग की पूरी जर्नी में, करियर में, मैंने ऐसे कई मर्डर के केसेस देखे जिसका रीज़न और मोटिव जब सामने आया तो मतलब मानने को मन नहीं किया कि कोई ऐसे भी क्यों कत्ल कर सकता है। बहुत पहले एक पुलिस अफसर थे जो अब रिटायर हैं वो, उन्होंने एक बार कहा था कि तुम्हारी रिपोर्टिंग में अगर ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हो तो कुछ ऐसे कातिल या सीरियल किलर के माइंड को पढ़ने की कोशिश करो, उससे बात करो, समझो। तो अपने करियर में ऐसे बहुत सारे कातिलों से बात की, कुछ सीरियल किलर से भी बात की और नॉर्मल बातचीत के दौरान समझने की कोशिश की कि उनके दिमाग में क्या चलता है जब वो कत्ल करते हैं या कत्ल की सोच रहे होते हैं या कत्ल कर चुके होते हैं। ऐसे कई लोगों से बात की। अच्छा, एक और होता है कि जब आप कातिल या किलर से बात करते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि यार वो कैसा होगा, क्या बातें करता होगा, डर भी लगता है। मैंने ये पाया कि वो सब होते तो इंसान ही हैं, हमारे और आपके जैसे, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें अलग कर देती हैं। जैसे करीब 12-13 साल पहले दिल्ली में एक सीरियल किलर से एक पुलिस स्टेशन में बात करने का मुझे मौका मिला। वो पुलिस की कस्टडी में था और किसी तरह से उस वक्त इतना ज़्यादा वो सब था नहीं और वो कातिल भी ऐसा था कि जिसको लेके पुलिस को भी वो नहीं था कि या इससे बात कर सके या इसके बात करने में कोई रोक टोक हो। तो मैं उसके साथ करीब 45 मिनट तक रहा था और नॉर्मल बातचीत कर रहा था और वो भी बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था। और उसने करीब 15-16 कत्ल किए थे, जिनमें ज़्यादातर बच्चों के कत्ल थे और उनमें से एक भी बच्चे को वो जानता नहीं था। तो उसने जब बताया तो उसने बताया कि जब पहला कत्ल किया था तब उसे किसी बात पे गुस्सा था और गुस्से में उसने ईंट दे के एक बच्चे को मार डाला। बोला कि उस वक्त उसको थोड़ा सा कुछ लगा था कि ये मैंने क्या किया। बाद में वो सीन पर भी गया देखने के लिए जहाँ लाश छोड़ा, वहाँ भीड़ थी, पब्लिक थी, फिर वो निकल गया। इसके बाद फिर उसने एक एक करके बहुत सारे कत्ल किए और उससे जो बातचीत की मैंने, तो वो उसने ये बताया कि उसके बाद मुझे कभी कोई एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ या कत्ल जैसी कोई चीज़ जो ख़तरनाक है, खौफनाक है, जिसमें इतनी बड़ी सज़ा है, किसी की जान लेना इतना मुश्किल काम है। बोला मुझे कोई फील ही नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे मैं सोता हूँ, उठता हूँ, खाना खाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, घूमने जाता हूँ, उसी तरह से एक कत्ल भी करना है। ये उसकी सोच थी और उसने जो बात बताई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात, मतलब वो मर्डर और कत्ल की बात ऐसे कर रहा था कि उसके लिए वाकई वो कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे ही कुछ और कातिलों से बात करने का जब मौका मिला, उनसे बातचीत की, तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्हें कत्ल करते वक्त कुछ अलग से महसूस नहीं हुआ कि कुछ अलग काम कर रहा है वो। कुछ का ये कहना था कि उसने गुस्से में किया और उसे उसका अफसोस भी था। कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने कत्ल किया जानबूझ कर किया और उसे उसका कोई अफसोस नहीं है। तो अलग अलग तरह के कातिल, अलग अलग तरह की उनकी कहानियाँ। ये सब मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि जो आज कहानी है उस कहानी में कातिल है। और कमाल की बात यह है कि अब तक जितनी भी मैंने मर्डर की स्टोरी सुनी, देखी, कवर की, ये पहला शख्स है जिसको कत्ल करना था, अपने 2 दुश्मनों से बदला लेना था और वो उन दोनों को मारना चाहता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि उन दोनों को मारने से पहले मुझे 3 कत्ल और करने हैं। मतलब असली में उसे 2 कत्ल करने हैं, अपने दुश्मन से बदला लेना, उसे मारना है। लेकिन उनसे पहले
उसने सोचा कि मुझे 3 कत्ल और करने हैं, और उसकी वजह भी बड़ी अजीब थी, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये वो कहानी है जिसमें कातिल 2 कत्ल करना चाहता है, 2 कत्ल करने का उसके पास मकसद भी है क्योंकि उसकी दुश्मनी है, लेकिन उससे पहले उसे 3 कत्ल और करना, और वो 3 वो कत्ल हैं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, वो तीनों उसके अपने, पर फिर भी उसे मारना है। क्यों? क्योंकि उनको मारने के बाद ही वो 2 कत्ल कर सकता है। ये कहानी झारखंड की है, जमशेदपुर की है। जमशेदपुर में टाटा नगर भी है वहाँ, और वहीं का एक एम्प्लॉय, ये उसकी कहानी है। दीपक नाम है इस शख्स का, शादी हो चुकी थी, एक पत्नी और 2 बेटी। ये उनके साथ जमशेदपुर में रहता था। दीपक की बचपन में दोस्ती थी 2 लोगों से, और वो दोनों दोस्त उसके बड़े गहरे दोस्त थे, प्रभु और एक उसका भांजा था रोशन, जो थोड़ा सा उससे उम्र में छोटा था, लेकिन रोशन के साथ भी उसकी पटती थी, और प्रभु उसका दोस्त था दीपक का। धीरे धीरे वक्त बीता, दोनों बड़े हुए। इस दौरान में दीपक की शादी हुई, 2 बेटियां थी। प्रभु और रोशन की भी शादी हुई, ये बड़े हुए। लेकिन फिर बीच में पैसे आ गए। कुछ एक जो प्रॉपर्टी थी दीपक की, वो प्रभु ने दोस्ती में उससे बिकवा दी, उससे नुकसान हुआ। रोशन ने कुछ ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक दिया था जिसको वो किराए पे चलाता था, लेकिन फिर लॉकडाउन और बाकी चीज़ें, उसमें भी नुकसान हो गया। 5 लाख रुपए उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया, वो भी रोशन की वजह से हो गया। तो कुल मिला के दीपक की ज़िंदगी में ये हुआ कि जो दोस्त और भांजा थे, उन दोनों की वजह से उसे फाइनेंशियली बहुत सारा नुकसान हो गया। और बाद में उसके दिल में ये ख्याल आया कि इन दोनों ने कहीं ना कहीं जानबूझकर उसे इस मुसीबत में डाला है, जानबूझकर उन्होंने उसे पैसे का नुकसान करवाया। ये बात उसके दिल में घर कर गई, और उसे लगा कि पैसे, कर्ज सर पर, फाइनेंशियली हालत अब उसकी ख़राब होने लगी, और लगा कि ये दोनों हैं इसके ज़िम्मेदार, और इन दोनों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो वो ये उनके बारे में ही सोचता रहता कि इन दोनों से कैसे बदला लिया जाए। इस दौरान में 2 वेब सीरीज़ आती है अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर। एक पाताल लोक, बहुत ही अच्छा सीरियल था, और एक असुर, जिसमें अरशद वारसी। ये वो दोनों देखता है। पाताल लोक में कैरेक्टर था हथौड़ा त्यागी, वो उससे प्रभावित होता है। और असुर में जो कहानी थी, वो एक बच्चे की कहानी है कि बनारस के कैसे एक पुजारी का बेटा है, और उसका दिमाग बहुत तेज़ है, और वो ये सोचता है कि इस दुनिया में जो भी बुरा और अच्छा होता है सब कर्मों का फल है, और वही सज़ा देना चाहता है। तो असुर की कहानी लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमती है, और वो एक एक करके अपने शिकार को चुनता है और मारता जाता है, और बताता है कि इनका यही, इनके किस्मत में लिखा था, यही इनका अंजाम है। और इसमें एक CBI अफसर का रोल प्ले कर रहा था अरशद वारसी। तो ये कहानी थी असुर की। और पाताल लोक में भी एक हथौड़ा त्यागी था जो इस तरीके से मारता था लोगों को हथौड़े से। तो दीपक ये दोनों सीरीज़ देखा करता था, और इसी सीरीज़ को देखने के बाद उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने कहा कि वो अपने दोस्त प्रभु और भांजे रोशन से इसी तरह से बदला लेगा और हथौड़े से उनको मारेगा। अब उसने प्लान करना शुरू किया, लेकिन फिर उसे ये आया कि इन दोनों को मारने के बाद वो पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। हो सकता है उसे उम्र कैद हो सकता है उसे फांसी हो, क्योंकि यहाँ ये चीज़ भी ध्यान रखने की बात है कि दीपक कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, ना उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा। वो एक आम फैमिली मैन था, उसके घर में बीवी, 2 बच्ची, नौकरी, उसकी ज़िंदगी सही चल रही थी। लेकिन हालात ऐसे हुए कि उसे नुकसान हुआ, और उसे लगा कि ये 2 लोग हैं जो उसकी ज़िंदगी में जो सारी बुराई आई है, ये जो सारी परेशानी आई है, इनकी वजह से, और इसलिए इनको मारना है। और भी तरीका हो सकता था, लेकिन खैर। तो उसने इस वेब सीरीज़ को देखा और उसके बाद तय किया कि इन दोनों को मारेंगे। लेकिन तभी दीपक के दिमाग में ये आया कि इस कत्ल के बाद, इन 2 लोगों को मारने के बाद उसे पुलिस पकड़ेगी, जेल भेज देगी। तो उसके पीछे में उसके परिवार का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा, उसकी बच्चियों का क्या होगा जो पढ़ाई कर रही हैं अभी, और कमाने वाला कोई और है नहीं, तो घर में पैसों के भी लाले पड़ जाएंगे। और इन्हीं चीज़ों ने उसे एक नई सोच दी। उसने कहा कि अपने 2 दुश्मनों को मारने से पहले क्यों ना अपने परिवार को मार दिया जाए, ताकि मेरे जेल जाने के बाद इन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। और यहीं से उसने 2 जो उसे कत्ल करने थे असली, उससे पहले 3 और कत्ल करने का प्लान बनाया।
इसी महीने 12 अप्रैल रात को उसने फिर बैठकर पाताल लोक देखा, अपनी बीवी के साथ देखा। फिर पत्नी चली गई सोने के लिए, ये देर रात तक देखता रहा और सुबह सुबह 8 से 8:30 के बीच में ये उठता है, हथौड़ा लेता है, पत्नी के रूम में जाता है, उसके सर पे हथौड़े से वार करता है, फिर मुंह से तकिया मुंह पे रख कर तकिया से उसको दबाता है और पत्नी को मार डालता है। इसके बाद वो अपनी बेटियों के कमरे में जाता है, बच्चियाँ अभी नाबालिग थी, जाकर दोनों बेटियों के सर पे भी हथौड़ा मारता है और फिर तकिए से मुंह दबाता है और उन दोनों को बारी बारी से मार डालता है। अब उसने 3 कत्ल कर दिए। 3 कत्ल करने के बाद अब उसकी प्लानिंग ये थी कि एक एक करके अपने दुश्मन को घर बुलाएगा, क्योंकि दोस्ती थी, घर आना जाना था। तो इसके बाद वो प्रभु को फ़ोन करता है और अपने घर बुलाता है और कहता है कि घर आ जाओ। लेकिन प्रभु नहीं बल्कि रोशन को, अपने भांजे को, और रोशन से कहता है घर आ जाओ। रोशन कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसी बीच में दीपक की जो दोनों बेटियों को एक ट्यूशन पढ़ाती थी महिला, वो घर आकर पढ़ाती थी और सुबह ही आती थी करीब 9 बजे। 8:30 के आसपास उसने कत्ल किया। ये तीनों लाश कमरे में है। इतने देर में वो टीचर जो है अपनी स्कूटी पर दीपक के घर पहुंच जाती है। अब जब वो घर आती है तो उस टीचर के कत्ल का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब वो घर के अंदर उसको ना बुलाए, ये उसे डाउट हुआ। फिर उसने कहा कि चलो अंदर बुला लेते हैं। अंदर बुलाने के बाद अब टीचर की नज़र लाश पर पड़ती है, वो चीखती है, वो उसको पकड़ता है, मुंह दबाता है और फिर हथौड़े से टीचर के ऊपर भी हमला कर देता है, टीचर को मार देता है। एक खबर ये भी है कि टीचर को मारने के बाद वो उसके साथ रेप करता है, लेकिन ये भी इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। अब चौथा कत्ल उसने अचानक किया। बीवी और 2 बेटियों का कत्ल करने के बाद अब टीचर का भी कत्ल उसने कर दिया। अब इसके बाद भी वो घर से भागता नहीं है, घर में इंतजार कर रहा है असली उस शख्स को मारने के लिए जिसने उसने अब तक 4 कत्ल कर दिए। रोशन को उसने घर बुलाया। कुछ देर के बाद, करीब दिन में ही 11-12 के आसपास, रोशन दीपक के घर पहुंच जाता है। दीपक हथौड़े के साथ घर में तैयार बैठा हुआ है, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि रोशन अकेला नहीं आया, बल्कि वो अपनी पत्नी को भी लेकर आया और पत्नी के साथ अपने साले को भी ले आया और अपनी बेटी को भी ले आया। तो अब रोशन अकेला नहीं बल्कि कुल 4 लोग दीपक के घर पहुंच गए। अब दीपक को लगा कि उसकी प्लानिंग गड़बड़ हो रही है, क्योंकि रोशन अकेला नहीं आया, अब 4 लोग आए। बट उसने सोचा कि कोई नहीं, इन 4 को ही मार डालेंगे। इसके बाद उसने हथौड़े से अचानक रोशन पर हमला कर दिया। रोशन किसी तरह बचता है। रोशन की बेटी बाहर निकलती है और चीखना शुरू कर देती है। चीख पुकार सुनकर दीपक घबरा जाता है कि अब पड़ोसी आ जाएंगे। इसके बाद वो घर से भाग जाता है। घर से भागने के बाद वो जमशेदपुर से निकलता है, फिर उड़ीसा पहुंचता है, पुरी जाता है और भी 1-2 जगह जाता है। हुलिया बदले रहता है, मिलिट्री के वाले जो खाकी पैंट पहनता है, तिरंगे वाले टी-शर्ट पहन के घूम रहा है, कैब बुक करता है और इधर उधर घूमते घूमते आखिरकार फिर वो रांची आता है, शॉपिंग करता है, अलग अलग नामों से होटल में ठहरता है। जिन जिन कैब को बुक किया उसी कैब के ड्राइवर के नाम पे होटल बुक कराता है, उन्हीं की आईडी देता है और फिर ये धनबाद पहुंचता है। धनबाद में ये HDFC बैंक जाता है। उस बैंक में इसको कुछ पैसे थे जो अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने थे अपने अकाउंट से। इस दौरान में जमशेदपुर पुलिस ने उसके सारे मोबाइल को सर्विलांस पे लगा दिया, उसके सारे बैंक अकाउंट्स जो थे उसको अलर्ट कर दिया बैंक के थ्रू कि अगर कोई पैसे निकालने या जमा करने आए तो आप फ़ौरन इन्फॉर्म करें। तो ये HDFC बैंक धनबाद पहुंचता है और वहाँ इसकी बैंक वालों से झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी कि करीब 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने थे, वो हो नहीं पा रहा था, कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, तो टाइम लगा, ये चला गया। लेकिन इस दौरान में जैसे ही इस ट्रांसफ़र को और उसको सारी चीज़ें करने की कोशिश की तो उस बैंक से अलर्ट आया जमशेदपुर पुलिस को। जमशेदपुर पुलिस को पता चला कि धनबाद में इस बैंक तक पहुंच गया है दीपक। वहाँ से फ़ौरन इन्फॉर्म किया गया कि अगर वो दोबारा आए तो आप उसको किसी तरह रोक के रखना, हम पुलिस की टीम आ रही है। इत्तेफाक की बात है, इसी दौरान में जब बैंक से पूछा गया कि वो जो बंदा है वो CCTV फुटेज में होगा, उन्होंने फ़ोटो भेजी। फ़ोटो देख के कन्फर्म हो गया कि ये दीपक है। पुलिस को अलर्ट किया गया। इधर से जमशेदपुर से पुलिस की टीम निकली, उधर धनबाद पुलिस को भी कहा गया कि आप अलर्ट पर रहें। इस दौरान में करीब 2:30 बजे दीपक दोबारा उस बैंक में आता है पैसे के लिए। जैसे आता तब बैंक वाले उसे बहाना करते हैं और कहते हैं कि कुछ लंच टाइम में आप थोड़ी देर बैठिए, आपका काम हो जाएगा, और उसको बैंक में बैठा लेते हैं और शटर गिरा देते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तब तक धनबाद लोकल पुलिस और
जमशेदपुर की पुलिस के बीच में आपस में टाई अप हो गया था। इस दौरान में उसे पुलिस पहुंचती है और बैंक से गिरफ्तार कर लेती है। बैंक से गिरफ्तार करने के बाद फिर उसे जमशेदपुर पुलिस के हवाले किया जाता है। वो उसको वापस लेकर आती है, फिर उससे सारी पूछताछ होती है। उस पूछताछ में फिर पता चलता है कि एक तरह का वो मैनियक किलर था, क्योंकि उसने बताया कि मुझे बदला लेना था प्रभु से और रोशन से, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत सारे पैसे का नुकसान कराया था। लेकिन इनको मारने से पहले अपने परिवार को इसलिए मारा ताकि इनको कोई तकलीफ़ ना हो मेरे जेल जाने के बाद, और इसलिए ये 3 कत्ल किए और वो टीचर गलती से बीच में आ गई। तो 2 कत्ल करने के चक्कर में उसने सबसे पहले अपने परिवार का ही खात्मा कर दिया। अपने ही हाथ से अपनी बीवी, अपनी बेटी को मार डाला, और जिन 2 लोगों को मारना था उनको मारने में वो नाकाम रहा। वो दोनों बच गए। दीपक को गिरफ्तार करने के बाद, उससे पूछताछ करने के बाद अब उसे जेल भेज दिया गया। जुडिशल कस्टडी में है वो। जो सारे सबूत, हथौड़े, उस पर फिंगरप्रिंट्स, सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद कर ली हैं ताकि कोर्ट में ये केस मजबूत हो सके। लेकिन कुल मिलाकर इस कहानी को अगर देखा जाए तो इंसान कहाँ तक सोचता है और कहाँ तक जाता है, और गुस्सा और बदले की आग में क्या कुछ कर डालता है, ये उसकी एक मिसाल है कि गुस्से और बदले की आग में इस शख्स ने अपने ही पूरे घर को एक तरह से तहस नहस कर दिया, अपने पूरे परिवार को उजाड़ दिया, अपने पूरे परिवार के अपने हाथों से मार डाला। शायद उसे अब इस बात का एहसास हो, लेकिन एहसास होने के बाद भी अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तो ये थी कहानी एक ऐसे कातिल की जिसको 2 कत्ल करने के लिए पहले 3 कत्ल करने पड़े और फिर गलती से 4था। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।